सो कंटिन्यूइंग अवर डिस्कशन, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पे बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें एक बैग दिया हुआ है जिस बैग में 9 बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स। उसमें से अगर हम 3 बॉल्स पिक करते हैं तो हमें निकालना है फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट दीज बीइंग ऑल रेड। हमें इस बात के ऑड्स निकालने हैं अगेंस्ट द ऑल द 3 बॉल्स बीइंग रेड। तो ये सब जो लैंग्वेज है अगेंस्ट वाली और फेवर वाली, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पर हम लोग पहले इवेंट डिफाइन करना सीखते हैं। ठीक, तो हम लोग एक इवेंट डिफाइन कर रहे हैं कि ऑल द 3 बॉल्स आर रेड। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 बॉल्स टू बी रेड। तो 9 बॉल्स हैं, तो फॉर सॉल्विंग पर्पस, फॉर इजी सॉल्विंग पर्पस, मैं सबको डिफरेंट मान के चल रहा हूं। मतलब 5 रेड बॉल्स जो हैं वो R1 R2 R3 R4 R5 है। 5 डिफरेंट रेड बॉल्स हैं। और सिमिलरली वाइट बॉल्स हैं W1 W2 W3 W4। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को पिक करना आसान हो जाएगा। सो अगर मेरे को 3 बॉल्स पिक करने हैं तो मैं रैंडमली 9 में से कोई भी 3 पिक कर सकता हूं 9C3 तरीके से। तो ये टोटल केसेस है, 9C3 आर टोटल नंबर ऑफ केसेस। नाउ फेवरेबल केसेस क्या होंगे कि तीनों रेड हो जाएं। प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 आर रेड इज बेसिकली 5 रेड में से हम कोई भी 3 पिक कर लेंगे। इन 5 में से कोई भी 3 हम पिक कर लेंगे, 5C3। तो इसको सॉल्व करके आता है 5/42। तो ये 5/42 किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 बॉल्स बीइंग रेड। पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ऑड्स अगेंस्ट ऑल रेड। तो ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट का हमने क्या समझा था सिनेरियो, कि अगर टोटल m+n केसेस होते हैं, m फेवर में होते हैं और n जो होते हैं वो अगेंस्ट होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं, तो अगेंस्ट का मतलब हो जाएगा n/m। तो आप ऐसे समझ लीजिए टोटल 42 है जिसमें से 5 जो है वो रेड के फेवर में है। इसका मतलब 37 फेवर में नहीं होंगे। तो अपना आंसर क्या होगा? 37/5। फाइनल आंसर हम रिपोर्ट करेंगे 37:5। तो ये अपना फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी सा है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस हैज बीन रोल्ड, थ्रोन और कास्ट वंस। तो ये सब अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस हैं जो यूज होती हैं। तो एक पेयर ऑफ डाई मतलब 2 डाई हमने फेंके हैं और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक डाई पे 1 आ जाए। फाइनल आंसर 11/36 है। आप एक बार ट्राई कीजिए जैसे भी आप सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सो आप मैन्युअली भी काउंट कर सकते हैं। हमने इसका सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट किया था, बड़ा इजी सा सैंपल स्पेस था, 6x6 की मैट्रिक्स। तो पहले पे 1 फिक्स करके सेकंड को आप वेरी कराइए तो ये 6 टाइप के आउटकम्स मिलेंगे अपने को, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। अब सेकंड वाले पे 1 फिक्स करके फर्स्ट वैल्यू को वेरी कराइए तो आपको मिलेगा 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। अब इस पे ध्यान देना, एक कॉमन सिली मिस्टेक होती है। इस केस को हम लोग डबल काउंट कर लेते हैं। बहुत लोग 1 1 2 बार काउंट मत कर लेना। तो कोई अगर लिखता है 12/36 तो ये रॉन्ग आंसर है। इसमें आप लोग 1, 1 को 2 बार काउंट कर रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 केसेस। सेकंड वाले पे 1, फर्स्ट वाले पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 केसेस। तो 6 और 6 12। पर 1, 1 जो है हमने 2 बार गिन लिया है, तो इसको आप लोग एलिमिनेट कर देना या एक ही बार काउंट करना। फाइनल आंसर होगा 11/36। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये अपना जो थर्ड प्रॉब्लम था उसके जैसा ही एक प्रॉब्लम है जिसमें अपने सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम और फिर आगे कुछ प्रोबेबिलिटी निकालने को, कैलकुलेट करने को बोला गया है। ना द पॉइंट इज लीप ईयर जो होते हैं वो तो इनफाइनाइट टाइप के लीप ईयर हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अपने दिमाग में क्या आएगा, 2004 2008 2012 ये सारे लीप ईयर्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसमें से लीप ईयर कैसे सेलेक्ट करें? तो ये सोचने का तरीका थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो थोड़ा ईयर्स पे हम लोग बात करते हैं, कैसे ईयर्स होते हैं। देखो, एक नॉर्मल ईयर जो होता है, एक नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज, करेक्ट। अब इस 365 डेज में अगर आप 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली आता है 7 × 52, ये होता है 364 और एक रिमाइंडर आएगा 1। तो ये अपना हो जाएगा डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वेश्चंट और ये रिमाइंडर। ठीक, तो ये होता है अपना एक नॉर्मल ईयर। तो इन शॉर्ट एक नॉर्मल ईयर में होते हैं 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे। ठीक, 52 वीक्स
प्लस 1 एक्स्ट्रा डे। सो कोई भी नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो संडेज मंडेज ट्यूसडेज अगर हम बात करें तो उसमें 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे इस तरीके से होंगे। सातों दिन 52 बार होंगे और कोई एक दिन होगा जो एक्स्ट्रा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा ईयर होगा जिसमें, जैसे अगर हम कोई एक नॉर्मल ईयर लेते हैं जो लीप ईयर नहीं है, तो उसमें 53 संडेज होंगे और बाकी सब डेज 52 बार होंगे, या फिर उसमें 53 वेडनेसडेज होंगे, बाकी सब 52 बार होंगे। तो देयर आर 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, ये कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मल ईयर को हम लोग 7 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग एक नॉर्मल ईयर को 7 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। 7 कैटेगरी कैसे? वो एक्स्ट्रा डे कौन सा है, या तो वो एक्स्ट्रा डे मंडे हो, या तो वो एक्स्ट्रा डे ट्यूसडे हो, या तो वो एक्स्ट्रा डे वेडनेसडे हो। इस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल ईयर को डिफाइन कर सकते हैं इन 7 कैटेगरीज। जो एक्स्ट्रा डे है वो कौन सा है, इस तरीके से। ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एक लीप ईयर की, तो एक लीप ईयर को भी हम लोग इस तरीके से कैसे कैटेगराइज करें। तो पहले लीप ईयर को समझ लेते हैं। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। तो अगर 366 डेज होते हैं तो इसका मतलब है रिमाइंडर यहाँ पे 2 आएगा, बाकी सब कुछ सेम। तो एक लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं और 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो 2 एक्स्ट्रा दिन का मतलब है कि अब आप कहेंगे कि सर मतलब संडे और मंडे एक्स्ट्रा है, संडे या वेडनेसडे एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा 2 दिन होंगे। ठीक, मतलब देयर विल बी 52 संडेज, 52 मंडेज, 52 ट्यूसडे, इस तरीके से, और कोई 2 दिन 53 बार होंगे। अब वो जो 2 दिन 53 बार हो रहे हैं वो भी ऐसे रैंडमली कोई भी नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि संडे और वेडनेसडे एक्स्ट्रा बार आ गया और बाकी सब 52 बार आए। आएगा भी तो कंजिक्यूटिवली आएगा, क्योंकि डेट्स जो हैं, अपने जो नंबर्स हैं, वो तो बैक टू बैक ही चलेंगे ना। मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक ऑर्डर में चलता है। तो जो भी 2 एक्स्ट्रा दिन आने होंगे वो बैक टू बैक आएंगे। तो इन शॉर्ट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लीप ईयर। हर लीप ईयर को इन 7 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में डिफाइन किया जा सकता है, और वो कैटेगरी डिसाइड होती है 2 एक्स्ट्रा डेज कौन से होंगे। तो पहली टाइप ऑफ लीप ईयर होता है कि जिसमें संडे और मंडे एक्स्ट्रा आएंगे, मतलब 53 संडेज और 53 मंडेज होंगे, बाकी सब 52 डेज होंगे। फिर या तो 53 मंडे 53 ट्यूसडे होंगे, बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे। इस तरीके से ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरीके से वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लीप ईयर। तो ये 7 टाइप्स ऑफ लीप ईयर है। अब इसमें आप लोग देख लो, अगर आपको चाहिए 53 संडेज और 53 मंडेज, इसका मतलब टोटल केसेस हैं 7 और फेवरेबल सिर्फ एक ही होगा। एंड का मतलब है संडे और मंडे दोनों एक्स्ट्रा आने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/7। सेकेंड पार्ट बोलता है कि 53 संडेज होने चाहिए। इसका मतलब एक ये फेवरेबल केस हो जाएगा संडे मंडे वाला, और एक ये फेवरेबल केस हो जाएगा सैटरडे संडे वाला। तो 2 फेवरेबल केस हैं और टोटल 7 केस, तो आंसर 2/7 हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में बोलता है या तो 53 संडेज हो या तो 53 मंडेज हो, तो अपने फेवर में 3 केस हो जाएंगे। यहाँ तो संडे मंडे एक्स्ट्रा हो, और का मतलब है इन दोनों में से कम एक हो जाए। दोनों भी हो जाए चल जाएगा, बट और का मतलब होता है आइदर 53 संडेज और 53 मंडेज और बोथ ऑफ देम। और का मतलब होता है एटलीस्ट। ये सब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में सीख चुके हो। ठीक है। सो एक फेवरेबल केस है संडे मंडे, एक फेवरेबल केस है मंडे ट्यूसडे, और एक फेवरेबल केस है सैटरडे संडे। तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 3/7। सो ये जो क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप ये पहली बार देख रहे हो। आप एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर को किस तरीके से कैटेगराइज करना है, ये आप पहली बार देख रहे हो, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा ये नॉन ट्रिवियल हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अच्छा, अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें आप लोग जाने अनजाने ये एडिशन थ्योरम यूज कर रहे थे। तो जैसे सेट थ्योरी में होता है बिल्कुल वैसे ही, अगर ए और बी दो इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे लिख रहा हूं मैं? देखो, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ए यूनियन बी में, वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये रूल सबको आता है। तो मैं ये नहीं बोल सकता क्या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, मैं एन ऑफ एस से दोनों साइड को डिवाइड कर दे रहा हूं। तो अगर मैं दोनों साइड को एन ऑफ एस से डिवाइड कर दूंगा तो बेसिकली ये जो भी टर्म्स लिखी हैं ये प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि
किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी इवेंट x के लिए अगर मैं n ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस लिखता हूं, यही तो डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x की। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है उस इवेंट में जितने एलिमेंट्स हैं उसका नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो इस तरीके से जो भी हमने सेट थ्योरी में पढ़ा है नोटेशन वगैरह, वही सेम नोटेशन प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है। और इसी चीज को आप लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे हम लोग? वेन डायग्राम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बीच वाला एरिया 2 बार शेड हो गया है, ये बीच वाला एरिया 2 टाइम्स शेड हो गया है, इसलिए हम इसको एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट करने का मतलब फॉर्मूला ये बनेगा। और बाकी जो डी मॉर्गन्स लॉ है अपने, वो डी मॉर्गन्स लॉ एज इट इज फॉलो होंगे। मतलब जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनियन में बढ़ जाता है और साइन को चेंज कर देता है। मैं ऐसे याद रखता हूं कि ए यूनियन बी पे अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये कॉम्प्लीमेंट दोनों में बढ़ जाएगा और बीच वाली साइन अगर यू थी तो वो पलट जाएगी, और सिमिलरली अगर बीच वाली साइन इंटरसेक्शन थी तो वो यूनियन बन जाएगी। तो इन शॉर्ट सेकंड डी मॉर्गन लॉ है दिस थिंग विल बी इक्वल टू ए बार और बी बार, बीच में इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन। तो ये दो होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस में क्या होता है, यूनियन इंटरसेक्शन में बढ़ जाता है और सेकंड है इंटरसेक्शन यूनियन में बढ़ जाता है। ठीक, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिए। और बाकी जो बेसिक वेन डायग्राम होता है वो सब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेगा जैसे अपना सेट थ्योरी में करता था। ठीक, नेक्स्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। अब इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन दिस इज व्हाट वी कॉल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो सिंबल है इस सिंबल को कोई भी ये मत रीड करना a डिवाइडेड b, दिस इज नॉट डिवीजन, दिस इज नॉट डिवीजन। ये डिवीजन नहीं है, ये डिवाइड नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। और ऐसे भी मत लिखना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, बैक स्लैश नहीं है, सिर्फ स्लैश है। तो इसको रीड कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इसको हम लोग रीड करेंगे गिवन दैट। इसको हम लोग क्या रीड करेंगे? गिवन दैट। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं मैं बताता हूं। दिस symbol is called probability of event A given that B has already occurred. I repeat, probability of A given that B has already occurred. तो ये A के होने की प्रोबेबिलिटी है गिवन दैट B ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल का मतलब है किसी इवेंट B के हो जाने के बाद A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये उस पे इसका डेफिनेशन है। और ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके सारे क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। फर्दर हम लोग आगे इस चैप्टर में और कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, उस थ्योरम का बेसिक जो डेरिवेशन है वो भी इस फॉर्मूले से होते हुए जाएगा। और इसको याद कैसे रखना है समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड का फॉर्मूला है, सबसे पहले ऊपर आप लिखिए दोनों का इंटरसेक्शन, ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन आप लिखिए। नीचे आप लिखिए जो ओरिजिनली नीचे था, इसमें से नीचे कौन था? ए गिवन बी में बी नीचे लिखा हुआ है, बी बाद में आया है, तो जो नीचे था वो नीचे लिखाएगा। मैं इसको पर्सनली ऐसे याद रखता हूं। ठीक, अब ये फॉर्मूला आया कहां से, इस बात को समझिए। तो ये फॉर्मूला कैसे आया है ये समझो। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक सैंपल स्पेस होता है। ठीक, हमारे पास एक सैंपल स्पेस होता है। सपोज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। अब एक इवेंट ए है, लेट्स से 1 2 और 3। एक इवेंट बी है, इवेंट बी का नाम है लेट्स से 3 4 5। करेक्ट। अब आपको अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आप क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी 3/6। मैं पूछता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे? अगेन 3/6। अब मैं पूछूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट तो एक ही है 3, तो ये हो जाएगा 1/6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मीनिंग ये होता है अगर बी इवेंट अकर कर चुका है।
अगर बी इवेंट ऑलरेडी हैपन हो चुका है। इसका मतलब जो मैंने डाई फेंकी थी उसमें बी इवेंट हो चुका है, तो इसका मतलब या तो 3 आया होगा, या तो 4 आया होगा, या तो 5 आया होगा। अगर इवेंट बी हो चुका है, अब ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्योंकि इवेंट बी हो चुका है मतलब यहाँ तो 3 4 5 आ चुका है, मतलब मेरा सैंपल स्पेस छोटा हो गया है, मतलब अब मेरा सैंपल स्पेस छोटा हो गया है। तो अब या तो 3 आया होगा, या तो 4 आया होगा, या तो 5 आया होगा, मतलब 3 आउटकम्स पॉसिबल रहे होंगे। अब 6 आउटकम्स पॉसिबल नहीं है। इट इज नोन टू अस कि 3 4 और 5 में से ही कुछ आया है। ठीक है, अब ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगर 3 4 और 5 ही आया है, इनमें से ही कुछ आया है, तो ए में जो 1 और 2 था ये तो अब काम के ही नहीं रहे, क्योंकि 1 और 2 तो हो ही नहीं सकते। मतलब सिर्फ 3 ही है जो ए के फेवर में है। तो अब बी के होने के बाद जो ए की प्रोबेबिलिटी बचती है वो बचती है कि 3 1 2 3 में से 1 और 2 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 3 4 और 5 ही आया है। मतलब अब अपने फेवर में सिर्फ 3 ही है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो अपने फेवर में है। तो अब नई प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये हो गई है 1/3। अब ये 1/3 जो आया है वो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है? आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिखिए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखिए। तो देख रहे हो कैसे ये सेम नंबर्स हैं। ये 6 से 6 कैंसल आउट होगा और आंसर 1/3 ही आएगा, आंसर 1/3 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको वेरीफाई कराया है, बट इसके पीछे लॉजिक समझो। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि बी हो चुका है, तो क्या होता है, अब नया सैंपल स्पेस, जो पहले हम नीचे एन ऑफ एस लिखा करते थे, अब एन ऑफ एस की जगह हम एन ऑफ बी लिखेंगे, क्योंकि अपना बी जो है वो नया सैंपल स्पेस बन चुका है। ठीक, न्यू सैंपल स्पेस इज बी। और अब ए के वो वाले एलिमेंट्स जो बी के साथ हैं, मतलब ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है वही अब ए के फेवर में बात करेंगे, क्योंकि बी अकर कर चुका है, मतलब जो बी के अंदर वाले एलिमेंट्स हैं सिर्फ उसी में से कुछ बात बन सकती है। तो इसीलिए ये एक्चुअली होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी में लिखने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं। हम लोग एन ऑफ एस डिवाइड करके इसी को प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं। इन शॉर्ट ये मैं आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन बता रहा हूं, फॉर्मूले का वेरिफिकेशन बता रहा हूं। याद आपको रखना है ये फॉर्मूला, दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला, जिससे आपके सारे की सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं। ठीक, एंड नोट दैट फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है डिसजॉइंट इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन जीरो होता है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तो ये जो न्यूमरेटर है ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी जीरो। और लॉजिकली भी सही है ना। देखो, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसका मतलब ए और बी साथ में नहीं हो सकते, और अगर ए और बी साथ में नहीं हो सकते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो जीरो होनी चाहिए, क्योंकि वो साथ में नहीं हो सकते। लॉजिकली बात यही है ना। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आइए फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉट कंटेन्स 12 आइटम्स ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। तो 4 आइटम डिफेक्टिव हैं 12 में से। इसमें से हम लोग 3 आइटम पिक करते हैं और एक एक करके पिक कर रहे हैं। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ऑल 3 आर डिफेक्टिव। तो हम लोग मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका सिंबल का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बैक टू बैक डिफेक्टिव आइटम का मतलब पहले एक डिफेक्टिव आइटम निकाला, नाउ गिवन दैट एक डिफेक्टिव निकल चुका है, अब दूसरा डिफेक्टिव निकालना है, और गिवन दैट पहला और दूसरा डिफेक्टिव है, तीसरा भी डिफेक्टिव निकालना है। तो ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल कॉमन सेंस से जाएंगे। तो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो यूज करते हैं उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर एक इवेंट हो जाता है, अब आगे के प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट होंगे बस आपको उस पर ध्यान देना है। जैसे ये टर्म है फर्स्ट टाइम डिफेक्टिव निकालने का, तो पहले टोटल 12 आइटम्स थे, उसमें से अपने को एक पिक करना था, हम एक एक करके पिक कर रहे हैं ना। तो पहली बार डिफेक्टिव निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/12, क्योंकि 12 आइटम्स में से 4 डिफेक्टिव थे। तो
हम लोग इस तरीके से 4/12 से मतलब 12C1 से हम कोई भी एक पिक कर सकते थे, पर हमने 4C1 से डिफेक्टिव पिक किया, तो फेवरेबल अपॉन टोटल। अब एक बार ये इवेंट हो चुका है, वंस दिस इवेंट हैज अकर्ड, सेकेंड टाइम में डिफेक्टिव निकालने का मतलब यह है कि अब बचे होंगे 11 आइटम और 11 में से 3 होंगे डिफेक्टिव। तो 11 आइटम में से एक आइटम पिक करना और डिफेक्टिव वाला पिक करना, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल मतलब 3C1 अपॉन टोटल, टोटल मतलब 11C1। अब ये भी इवेंट अगर अकर कर चुका है, उसके बाद तीसरी बार में डिफेक्टिव निकालने का मतलब, क्योंकि 10 आइटम बचे होंगे टोटल और उसमें से 2 डिफेक्टिव रहे होंगे, तो 2/10 से हम लोग तीसरी बार में डिफेक्टिव निकालेंगे। तो एक एक करके उठाने का मतलब वन आफ्टर द अदर का इंपॉर्टेंस समझिए कि जब आप एक आइटम पिक करते हो तो टोटल केसेस जो पहले 12 थे अब वो 11 हो जाएंगे, फिर अगली बार घट के 10 हो जाएंगे। और फेवरेबल में जब 4 डिफेक्टिव थे, क्योंकि हम एक डिफेक्टिव निकाल चुके हैं, तो अगली बार में 3 ही बचेंगे और फिर एक और निकाल लेंगे तो 2 ही बचेंगे। तो दिस इज हाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक एग्जाम्पल होगा जिसको आप लोग कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। थोड़ा आपका सेट्स रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो फॉर एनी टू इवेंट्स, इनफैक्ट ये क्वेश्चन आप सब खुद से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग ए पार्ट पे बात करते हैं, तो ए पार्ट पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें ए यूनियन बी गिवन है, हमें ए इंटरसेक्शन बी गिवन है और हमें ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे सेकंड प्रॉब्लम में, ए कॉम्प्लीमेंट की मदद से हम लोग ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो एक थंब रूल होता है, ए का होना और ए का नहीं होना, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज एड अप होके 1 हो जाती है। सो अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 5/8, तो हम जज कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1 माइनस 5/8, दैट इज 3/8। पहला आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कैसे? अपने को रूल आता है, कौन सा रूल, कि ए यूनियन बी जो होता है, इट इज नथिंग बट probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो इसमें जस्ट आप वैल्यूज प्लग कीजिए, इसमें आप वैल्यूज प्लग कीजिए और अपने नंबर्स कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। थर्ड बचता है, थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये वाला चीज, इसको थोड़ा सा हमें वेन डायग्राम से करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, पहले हम लोग वेन डायग्राम देखते हैं। ठीक, तो ये ए, ये बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए सेट के अंदर और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी सेट के बाहर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। ये सब लोग समझ पा रहे हैं? जो रीजन मैंने शेड किया है उस रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है दिस शेडेड रीजन, दिस इज ए के अंदर एंड बी के बाहर। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ए वाले में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है कॉमन वाला ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं, तो मुझे ये रीजन मिल जाएगा, क्योंकि ए था पूरा सर्कल, उसमें से मैंने कॉमन वाला ए इंटरसेक्शन बी अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया तो मुझे ये मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को गिवन है 1/4, तो 3/8 माइनस 1/4 जो होगा, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, दैट इज 1/8। ओके, सो ये रहेगा अपना ए पार्ट। अब सिमिलरली आप लोग बी पार्ट कर सकते हैं, तो बी पार्ट आपके लिए छोटा सा होमवर्क रहेगा, ये आप लोग फिगर आउट कीजिए खुद से, इसमें आपका पूरा सेट्स रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बी पार्ट इज होमवर्क, आंसर्स आर ऑल गिवन टू यू। तो ये आपका एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल के स्टेटमेंट्स यूज कैसे करते हैं। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी। तो लिखना सीखो बेटा, ठीक है, सिर्फ लिखना सीखो। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, हम लोग इसको ए डिवाइडेड बी नहीं पढ़ते हैं, बता चुका हूं मैं। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये सिंबल का मतलब है गिवन दैट B has already occurred। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है सिंपल सा एक फॉर्मूला है, A इंटरसेक्शन B, ऊपर आप दोनों का इंटरसेक्शन लिखिए और यहाँ पे जो नीचे था उसको आप लोग नीचे लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इस तरीके से ही वर्क करेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B has already occurred is probability of A intersection B
डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी है 1/4 और बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3, सो ये रेशियो हो जाएगा 3/4। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड पार्ट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लिखा जाता है और जो भी नीचे होता है उसको नीचे हम लोग डिवाइड में डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय हाफ, दैट इज हाफ, करेक्ट। सिमिलरली आप लोग थर्ड पार्ट ट्राई कीजिए। थर्ड पार्ट तो एडिशन थ्योरम का सिंपल सा है। फोर्थ पार्ट जो रहेगा उसमें मैं थोड़ी चर्चा करता हूं। तो फोर्थ पार्ट में आपको डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह भी यूज करने पड़ेंगे। फोर्थ पार्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और डिवाइड में हम लोग लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की मदद से आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर बी के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 2/3 है। अब बात करते हैं न्यूमरेटर की, तो इसको आप लोग वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर जो है अपना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ तो आप डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए या वेन डायग्राम से कीजिए। तो ए के बाहर और बी के बाहर, तो कौन सा एरिया होगा, ए के बाहर और बी के बाहर ये वाला एरिया, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ भी हमें यही सिखाते हैं कि ए यूनियन बी का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दोनों में बढ़ जाता है, यूनियन का साइन चेंज करके इंटरसेक्शन करता है। तो थर्ड पार्ट में आप लोग ए यूनियन बी कैलकुलेट कर चुके होंगे, उसी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 7/12 आया था थर्ड का आंसर। तो 7/12 है अगर ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा 5/12। तो हियर इट विल बी 5/12। तो इसका फाइनल आंसर जो देंगे हम देंगे 5/12 डिवाइडेड बाय 2/3 which will eventually be 5/6 या 5/8, जो भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। इसके जो भी नंबर्स निकल के आते हैं 5/8 आएगा एक्चुअली, है ना, 5/8। सो फाइनल आंसर रहेगा फोर्थ पार्ट का 5/8। सिमिलरली आप लोग फिफ्थ पार्ट भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन जो रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन में आपके लिए छोटा सा होमवर्क दूंगा। और फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क इसलिए है क्योंकि बस आपको लॉजिक समझना है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है और ए और बी डिसजॉइंट होता है क्या होता है। तो इसका आंसर है 1 और 0। अच्छा, इसको आप लोग लॉजिकली भी कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं पहले लॉजिकली बताता हूँ, ठीक, फिर हम लोग फॉर्मूला से भी जाएंगे। तो फॉर्मूले से आप लोग कीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूले से आप लोग करना, होमवर्क रहेगा, मैं लॉजिक से बता रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए का मतलब है अगर ए हो चुका है तो बी के होने के क्या चांसेस हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है मतलब ए में जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी में भी मौजूद होंगे, ठीक, ए के सारे एलिमेंट्स बी में अवेलेबल होंगे। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो लॉजिकली इसका आंसर 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए ऑलरेडी अकर हो चुका है मतलब ए के एलिमेंट जो हैं उसी में से एक ना एक आउटकम आया होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट का। अब क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी मौजूद हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ए का कोई एलिमेंट अकर किया है मतलब बी का एलिमेंट अकर किया है, क्योंकि सारे एलिमेंट मतलब ए के सारे एलिमेंट्स तो हैं बी में। तो इसलिए अगर ए इवेंट अकर करता है तो बी इवेंट डेफिनेटली अकर करेगा। तो इसका आंसर 1 है। और सेकंड पार्ट भी बड़ा ऑब्वियस है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर ए और बी डिसजॉइंट है, अगर ए और बी साथ में नहीं हो सकते तो ए होने के बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है क्योंकि वो डिसजॉइंट है। तो इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन के आंसर्स आएंगे और आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्ट अपना ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब होगा, बस अगर आप फॉर्मूले से जाते हैं तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए, इसमें ये यूज होगा। और डिसजॉइंट का मतलब हम लोग जानते हैं, डिसजॉइंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इज 5 एम्प्टी सेट। तो इन दोनों की मदद से आप लोग जज कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 और सेकंड पार्ट का आंसर 0।
फिफ्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए, तो फिफ्थ क्वेश्चन एक लॉजिकल सा क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, काफी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो अगर आप लोग ये कर चुके हैं अटेम्प्ट, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इसका आंसर डी ऑप्शन है। बेसिकली आपको चारों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फिर ये देखना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है। तो हम लोग देखते हैं, देयर आर टू अर्न्स। अर्न्स का मतलब है बैग्स की तरह आप समझ सकते हैं, ठीक। तो एक बैग है, एक झोला है, जिसपे ए मतलब एक झोला नंबर ए और एक झोला नंबर बी है। तो अर्न ए में 2 रेड बॉल्स और एक ब्लू बॉल है, और सेकंड वाला जो बी वाला है, उस वाले बॉक्स में या उस वाले बैग में एक रेड और 2 ब्लू है, ठीक। तो हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, हम लोग एक अर्न ए की बात कर रहे हैं। एक बैग है, एक बॉक्स है, इसमें 2 रेड और एक ब्लू बॉल है, और दूसरा जो अर्न है, इसमें हमारे पास एक रेड और 2 ब्लू बॉल्स है, ठीक। फिर एक फेयर कॉइन को टॉस किया जाता है। अगर उसमें हेड आता है तो हम लोग अर्न ए में से बॉल निकालेंगे, मार्बल निकालेंगे, और अगर टेल आता है तो हम बी में से निकालेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया? ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक। टॉइन टॉस किया गया, हेड पे हम लोग पहले में से निकाल रहे हैं और टेल में हम लोग सेकंड में से निकाल रहे हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है इन चारों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवन की। इवन क्या बोलता है कि हेड्स आए और एक रेड मार्बल निकाली गए, एंड का मतलब दोनों इवेंट होने चाहिए। तो लॉजिकली हमें क्या लगता है, अगर हेड आया होगा, सबसे पहले तो हेड लेके आते हैं, ठीक। तो हम क्या दिखना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगा। इवन का मतलब क्या है, हेड आना चाहिए, एंड मतलब इंटरसेक्शन रेड बॉल आनी चाहिए। ये सब शॉर्टकट्स लिखना सीखो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन आर, तो हेड भी आना चाहिए और रेड बॉल भी आनी चाहिए। तो अगर हेड आएगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, ठीक। अब अगर हेड आ चुका है, अब मुझे पता है कि ये इवेंट अकर कर चुका है, तो मैं क्या बोलूंगा, अब मतलब मैं पहले वाले अर्न में से निकालूंगा। तो पहले वाले अर्न में से रेड निकालने का मतलब हो जाएगा 2/3, टोटल 3 में से 2 फेवर में। देखो बेसिकली ये लिख क्या रहा हूं मैं, पता है ये मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, और ये पता है क्या लिखा है, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल गिवन दैट हेड हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसको लॉजिकली समझो, ये हम लोग मैथमेटिकली लिख रहे हैं और लॉजिक से सॉल्व भी कर रहे हैं। क्या ये दोनों सेम नहीं होते हैं? आपको क्या याद है, आपको ये याद है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एच डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो ये पी एच से पी एच कटेगा, तो बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एच, और ये वही लिखा है, ठीक। तो दिस इज हाउ वी डू द कैलकुलेशंस। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो सेकंड पार्ट लिखा है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इसको कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं। सो दिस विल बी वर फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/3। इस तरीके से हम लोग सारे पार्ट्स कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इवन का मतलब क्या होगा, इवन का मतलब हमने एक्चुअली क्या लिखा है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, और ये हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल गिवन दैट हेड हैज ऑलरेडी अकर्ड। और ये पूरा अगर हम कंबाइन करके लिखें, तो एक्चुअली ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एच डिवाइडेड बाय एच, वो इससे कैंसिल हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं हेड्स एंड अ रेड मार्बल। तो ये हेड्स एंड अ रेड मार्बल, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट सोचिए, ठीक। तो सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, सेकंड पार्ट में E2 जो निकालना है, E2 बोलता है रेड मार्बल अकर्स। तो मैं मैथमेटिकली पहले लिख के बताता हूं आपको, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल अकर्स। अब रेड मार्बल निकालने के दो तरीके हैं। अब यहां तो रेड मार्बल जो है वो पहले अर्न में से निकाला जा सकता है, मतलब रेड मार्बल निकाला गया होगा हेड के साथ, या फिर प्लस रेड मार्बल निकाला गया होगा टेल के साथ। दो ऑप्शंस हैं, रेड इंटरसेक्शन एच या फिर रेड इंटरसेक्शन टी। अब हेड के साथ बात करते हैं। तो ये हाफ प्रोबेबिलिटी से हेड आया। अब हेड आया है तो हम पहले वाले डब्बे में से निकाल रहे होंगे, पहले वाले डब्बे में से निकलेगा 2/3 प्रोबेबिलिटी से। फिर टेल के साथ बात करते हैं, तो हाफ प्रोबेबिलिटी से टेल आया होगा, ये बीच में प्लस, क्योंकि हम दो केसेस की बात कर रहे हैं। तो ये टेल आया। अब एक बार टेल आ चुका है, फिर हम लोग सेकंड वाले बॉक्स में से निकाल रहे हैं, तो 1/3। तो इस तरीके से हम लिखेंगे हाफ इंटू 2/3, मतलब हेड के साथ रेड मार्बल, और हाफ इंटू 1/3 का मतलब टेल के साथ रेड मार्बल। हेड का मतलब होता है कि फर्स्ट बॉक्स में से निकाला जा रहा है, और टेल का मतलब है कि सेकंड बॉक्स में से निकाला जा रहा है। तो ये अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ध्यान रखो आप कैलकुलेट कैसे हो रहा है। अब थर्ड पार्ट है ब्लू मार्बल अकर्स। फिर वही बात, ब्लू मार्बल दो ऑप्शंस हैं उसके पास, या तो हेड के साथ या तो टेल के साथ।
तो हेड के साथ पहले हाफ प्रोबेबिलिटी से हेड आ गया, फिर हेड आने का मतलब हम फर्स्ट बॉक्स में से निकाल रहे होंगे, तो फर्स्ट बॉक्स में से 1/3 से निकलेगा, फिर प्लस हाफ प्रोबेबिलिटी से टेल आया, टेल का मतलब हम लोग सेकंड वाले बॉक्स में से निकाल रहे हैं, मतलब इस तरीके से 2/3। तो ये आंसर हो जाएगा E3 का। और E4 जो है सबसे इंटरेस्टिंग वाला है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड अकर करे इफ द मार्बल ड्रॉन इज रेड। अगर मुझे ये कोई बता देता है कि रेड मार्बल निकला गया है, तो इस बात के क्या चांसेस हैं कि हेड आया होगा सिक्के पे। तो इसको आप लोग लिखो। जब तक फोर्थ पार्ट बेटा ऐसा है कि फोर्थ पार्ट में जब तक आप मैथमेटिकली लिखना सीखोगे नहीं तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो E4 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन दैट रेड मार्बल हैज अकर्ड। मतलब रेड मार्बल हैज पिक्ड, मतलब E2 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन दैट इवेंट E2 हैज अकर्ड। E2 इवेंट होने का मतलब हमने रेड मार्बल निकाला होगा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल सी डेफिनेशन होती है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन लिखा जाता है और नीचे वाले को नीचे लिख लिया जाता है। और ये दोनों नंबर्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो E2 हमने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, तो इसका आंसर था हाफ। और H इंटरसेक्शन E2 का मतलब है हेड एंड E2। E2 क्या है? रेड मार्बल। तो हेड एंड रेड मार्बल, तो हेड एंड रेड मार्बल का मतलब एक्चुअली ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो बेसिकली आपको फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर को डिवाइड ही करना है, विच विल गिव यू योर फोर्थ आंसर। तो इस तरीके से अपने पास चारों ऑप्शंस हैं एंड द मोस्ट प्रोबेबल विल बी द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला कौन रहेगा? E4 ऑप्शन, दैट इज अवर डी पार्ट।